नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पनियाल स्टडी के एपिसोड में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जिसके ऑलरेडी हम काफ़ी सारे सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था HPSSC के द्वारा 23 दिसंबर 2018 को, और इसका पोस्ट कोड था 626। इसके जीके सेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, HPG के, और जितने मैक्सिमम जो भी टॉपिक थे इसमें वो हम कवर कर चुके हैं रीजनिंग को छोड़ के। और आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस, जिसमें आपके पास बायो, केमिस्ट्री, अलग अलग फिजिक्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है +2 लेवल तक। ठीक है, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 112, थर्मल रेडिएशन आर तो किस तरह की वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में लिखा होगा थर्मल रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी आप किसी मैटर को उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उसके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से, तो वो क्या करता है, एमिट करने लगता है थर्मल रेडिएशन को। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरह की जो होती है, जैसे आपने स्कूल टाइम फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रा रेज और एक्स रेज, अलग अलग तरह की आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी होगी, उनके टाइप्स पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 113, अ DC डिवाइस विच जनरेट अ वेरी हाई वोल्टेज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंडक्शन कॉयल, और इसे स्पार्क कॉयल के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें बाकी की, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज या करंट को चेंज करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है और पावर भी कांस्टेंट रहती है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, और DC जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और जो इंडक्शन कॉइल होती है वो क्या करती है, यूज़ करती है, एक आप इसको एज ए ट्रांसफार्मर ले सकते हो। जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है वो भी क्या करता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो सेम एज ए ट्रांसफार्मर ही होता है जो हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है लो वोल्टेज DC सप्लाई से। ठीक है, वैसे ही इंडक्शन कॉयल आपके पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की 114, विच इज़ मोस्ट इलास्टिक। ठीक है, अब आपके माइंड में यहाँ पे आंसर आ रहा होगा रबड़, बट रबड़ नहीं होता। ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होता है, स्टील। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, कि अगर हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी शेप चेंज करेगा, और जब फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा फिर से। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है इलास्टिसिटी की, और इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी जिस मटेरियल पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा, उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बात करें जैसे रबड़ हमारे पास है, तो रबड़ को आपको कम से कम स्ट्रेस देना पड़ेगा उसकी इलास्टिसिटी लिमिट तक। अगर आप उसको कम स्ट्रेस दोगे तब भी वो एकदम से अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी चेंज कर देता है, और अगर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा करते हो वो टूट भी जाता है। ठीक है, तो उसे इलास्टिक लिमिट कम होती है और स्ट्रेस उस पर आप कम देते हो तो वो एकदम से अपनी शेप को चेंज कर लेता है और रिफॉर्म भी कर लेता है। ठीक है, तो उसमें मतलब जो स्ट्रेस है वो कम लगता है। बट बात करें स्टील की, तो स्टील को अगर आपको उसकी शेप चेंज करनी है तो उसकी इलास्टिक लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस यानी ज़्यादा इलास्टिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टील। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 115 क्या है, अ pH ऑफ 7 सिग्निफाइज pH स्केल यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास डिजिट होती है 0 से लेके 14 तक, और बीच में हमारे पास 7 होता है। तो 7 क्या सिग्निफाइज करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है हमें उसका पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम pH स्केल का यूज़ करते हैं। तो जो 7 होता है वो सिग्निफाइज करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, और 7 से पीछे 0 तक वो हमारे पास होता है एसिडिक, और 7 से 14 तक वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया कि 7 के बताता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इनसॉल्युबल है यानी वाटर में नहीं घुलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
116 का बी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 117 पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने इसकी खोज की थी? पेनिसिलिन बेसिकली क्या है? यह है ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसी मेडिसिन जिनका हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिनका यूज़ करते हैं, तो वही पेनिसिलिन होता है, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 117 का ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 118 फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, जो फैट होती है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एडिपोज टिश्यू, और इसे हम बॉडी फैट भी कहते हैं, ये क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास कहाँ होता है? जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, उसके नीचे पाया जाता है ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है। बिटवीन द मसल भी हो सकता है, किडनी और हार्ट के आसपास भी होता है, और जो हमारी आई बॉल होती है उसके पीछे भी होता है, और इसी तरह हमारा जो पेट होता है उसके अंदर भी होता है, ठीक है, जो स्किन के अंदर होता है, तो वहाँ भी ये टिश्यू पाया जाता है। तो नेक्स्ट 119 क्वेश्चन क्या है? द डिजीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, जो थ्रोम्बोसिस बीमारी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्लड, ठीक है। थ्रोम्बोसिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिनके थ्रू हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट करता है बॉडी में, वो उसमें जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, उसको रोक देता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ब्लड क्लॉट दिख रहे हैं, जो ब्लड है उसको सर्कुलेट होने में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 120 क्वेश्चन क्या है? सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फल होते हैं आर रिच सोर्सेज ऑफ, किसके रिच सोर्सेज होते हैं? तो वही होते हैं विटामिन सी के, तो ऑप्शन सी इज द विटामिन सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बात करें विटामिन सी की, जिसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एब्सकॉर्बिक एसिड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है एब्सकॉर्बिक एसिड, जिसके सोर्सेज मेनली क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। और बात करें अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में, तो विटामिन सी फॉर विटामिन सी और सी फॉर स्कर्वी रोग इसे होता है, और मसूड़ों का फूलना, ठीक है, तो ये बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच गया है। टोटल इसमें जो जनरल साइंस की क्वेश्चन है वो 10 पूछे गए थे, जिसमें से 9 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बच गया था। 111 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन ऊपर दिख रहे हैं आपको ये इकोनॉमिक्स के, वो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या 111, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास नेचर में कितनी फोर्सेस मेनली होती है फंडामेंटली। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें से सबसे वीकेस्ट नेचुरल फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से हम जो अर्थ पे स्टैंड है, ठीक है, नहीं तो सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि जैसे आपके पास कोई भी बॉल है, वो ज़मीन पर रखी है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लग रही है, बट आप उसको ईजिली कैरी कर लेते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़मीन में हो तो आप उसको ईजिली कैरी कर लेते हो। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती तो आप उसको कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अट्रैक्ट है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि दूसरी फोर्सेस से अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप अपने हाथों में क्या करिए, एक मैग्नेट ले लीजिए और आपके पास कोई भी लोहे की चीज़ है वो आप ज़मीन पर रख दीजिए, कहीं भी टेबल पर रख दीजिए, तो वो ईजिली उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इट मीन्स जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो काफ़ी
वीक होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच।